हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो? तो यहाँ पे मैं आपके लिए फिर से मैट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ और बहुत ही एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन और मतलब पसीना छूट सकता है बहुत लोगों का। जो इसको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे सवाल कुछ लॉन्ग वाला, सब के सब सवाल 5 नंबर वाला सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर वाला सारा सवाल है। टोटल 4 क्वेश्चन है। फटाफट करते हैं, वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखें। अगर आपसे बनता है तो वीडियो को पहले पॉज करें और खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर देखें। अगर नहीं बनता तो इसको सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो सवाल देखिए। यहाँ पे किसी बंदे ने मेरे टेलीग्राम पे मैसेज किया था। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको फिगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा? शंकु का आकार का है, मतलब कि इस तरह का आपका क्या है, खिलौना है। शंकु कैसे बनता है? शंकु बनाते हैं, ये है खिलौना, ठीक है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, इसी ये जो त्रिज्या जो देख रहे हैं ना, ये त्रिज्या यहाँ, ये क्या केंद्र इसका है, ये त्रिज्या, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। किस पर है? अर्धगोला, मतलब अर्धगोला पर जो है अध्यारोपित है, अर्धगोला पे, ठीक है। देखिए अर्धगोला दिख रहा, इस अर्धगोला पे इस शंकु यहाँ पे अध्यारोपित है। तो एग्जाम में आपको जब सवाल मिलेगा ना तो आपको बनाना है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना दे रहा? 3.5। ये मतलब ये जो है ये इसका व्यास होगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर बोलता है क्या कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, बोले तो यहाँ से पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई बता रहा है। संपूर्ण ऊंचाई कितना दे रहा? 15.5 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख देते हैं ABC, ठीक है। और ये मिला ओम नाम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ओ यहाँ पे देते हैं, P यहाँ पे देते हैं, ठीक है। चलिए नाम दे दिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, खिलौने की त्रिज्या है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं। जो अच्छा जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोला की त्रिज्या, क्योंकि शंकु अर्धगोला पे ही शंकु आधारित है। तो लिखते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। तो जो शंकु की त्रिज्या वो अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ऊंचाई क्या बोल रहा? संपूर्ण ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितना दी हुई? पूरी ऊंचाई दिया हुआ है 15.5, है ना। क्या बोल रहा? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। तो लिखते हैं खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया? 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई नहीं दिया हुआ, मतलब ये पूरी ऊंचाई दी हुई है। ओके, अब आपको पता है हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपके मैनुअल आ रहा होगा सर कि ये जो शंकु दिख रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और खिलौना का जो गोला है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे ही सोच रहे हो। तो देखो, आप अगर खिलौने का, शंकु का भी संपूर्ण निकालेगा और गोला का भी संपूर्ण निकालेगा तो गलती हो जाएगा। संपूर्ण मतलब इसका आधार भी, तो आधार तो ढका हुआ ना। जब आप खिलौना देखेंगे तो पूरा पैक आधार, तो पता ये चल रहा कि हमको निकाला क्या है? आधार। देखो अगर सवाल ऐसा है, शंकु, ये देखो अगर ये शंकु है, ठीक है, तो संपूर्ण निकालेंगे तो पूरा ये भी निकालना पड़ेगा। और अगर एक अर्धगोला है तो अर्धगोला संपूर्ण निकालते हैं तो अर्धगोला तो ये भी निकल जाएगा। तो भाई ये तो जुड़ा हुआ है ना, इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये आधार का आधार तो झप गया है ना। तो आधार जब झपा हुआ है तो हमको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस गोला अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो संपूर्ण निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो जो अर्धगोला की त्रिज्या है वो ये भी होगा त्रिज्या, चूंकि आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। ये भी 3.5, ये पूरा देखो कितना? 15। तो हम शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे, इसलिए शंकु की ऊंचाई मतलब h, शंकु की ऊंचाई कितना करेंगे? 15.5 में से 3.5 का करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ गया। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई पता चल गया, शंकु की त्रिज्या पता चल गया और अर्धगोला की त्रिज्या पता चल गया। अच्छा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r²। तो 2 तो पता है, पाई का वैल्यू पता है, r² तो r दिया हुआ है, ठीक है।
अच्छा, शंकु का वक्र पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है और एल का वैल्यू पता नहीं। एल बोले तो ये तिर्यक ऊंचाई, तो एल हमको निकालना पड़ेगा ना इसमें से, इसी में से हमको क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो चलो हम यहाँ पे एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल कैसे निकालते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर को ओवर रूट ऐसे करते हैं, इसका वर्ग कर दीजिए। एच कितना दिया हुआ है हमारा? है 12 का स्क्वायर। आर कितना है? 3.5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 कर लो यहाँ पे फटाफट। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 35 का स्क्वायर होता है 1225, है ना? 1225, तो 35 गुना 35 करोगे तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे करेंगे, गुना कर लीजिएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा इसको। देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ो, 4 2 6 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, 156.25। अब 156.25 किसका वर्गमूल है? तो जब इसको निकालोगे तो 125 का ये वर्गमूल है। तो ये 2 अंक बाद पॉइंट है, तो घटाएंगे तो क्या हो? 1 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 125 गुना 125 करोगे तो आ जाएगा 156.25। तो 125 गुना 125 में तो 2 अंक बाद पॉइंट आता है, इसलिए 2 अंक बाद पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ देखिए 35 गुना 35 की जगह तब 5 के बाद मतलब 35 गुना 35 तो 2 बार है ना, 3.5 गुना 3.5 तो 2 बार 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद पॉइंट दिए। तो यहाँ पे जाहिर बात जब 2 अंक बाद पॉइंट था तो यहाँ 1 अंक बोला होता है, यहाँ पे 2 अंक तो यहाँ पे 1 अंक हो गया। तो ये पता क्या चला, ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो रहा है। अब क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल। इसलिए संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल, या तो खिलौने का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बस यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू, कुछ नहीं है यहाँ पे। शंकु का फॉर्मूला का होता है पाई आर एल होता है, और अर्धगोला का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर कॉमन, चूंकि आर तो दोनों में सेम है, यहाँ पे बचा एल, यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा और एक आर बचेगा, 2 बचेगा और एक क्या बचेगा? आर बचेगा। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है डियर? पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है। आर का वैल्यू तो पता है 3.5। चलिए एल का वैल्यू कितना? अभी तो एल का वैल्यू निकाले थे 12.5 निकाले थे, और 2 गुना आर है ना, यानी कि 2 × 3.5। चलिए देखिए यहाँ पे काटेंगे तो पॉइंट काट दो, एक 0 बैठा यहाँ पे। ठीक है, 7 5 35, 5 दूना 10, ये काटा कितना? 11। चलिए कितना आ गया? 11 आ गया, और ये आपका गुना दे दो 12.5 प्लस, देखो 35 को 3.5 मतलब 3.5 गुना 2 कितना होगा? 7 होगा। 3.5 गुना करो 70 के बाद पॉइंट का तो वैल्यू जोड़ने की ज़रूरत ही भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है? इसको करना हमको जोड़ देना है। देखिए गुना, इसको जोड़ 11 गुना कितना हो जाएगा? 12 7 19 हो जाएगा, 19.5। इसको काटा पीट करो या तो गुना कर दो, तो गुना कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सवाल समझ में आया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितना आसान से बन गया। देखो आपको बस माइंड मेकअप करना है कि सर इसको कैसे बनाना, फिगर पे आपको ज़्यादा फोकस करना कि फिगर कैसे बनाए। ठीक है, तो समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत मज़ेदार का सवाल है यहाँ पे। देखो क्या बोलता है? केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि, यानी कि आपको पता है एक केंद्र O वाला वृत्त है, केंद्र O वाला वृत्त है, बाह्य बिंदु से कोई बाहरी बिंदु है, उसका नाम T दिया हुआ है, और 2 स्पर्श रेखा मतलब एक स्पर्श रेखा तो ऐसे जाएगा, एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, खींच लीजिएगा। PT मतलब यहाँ पे P है, यहाँ पे P और Q है, तो एक तो इधर यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनते। ठीक है, हो गया। तो PT और PQ खींची गई है, तो सिद्ध करना है कि PTQ कौन? PTQ ये कौन जो है 2POQ ये कौन है ना, ये कौन
ये कोण जो इससे दुगना है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह कर सकते हैं, देखिए कर दें। चलिए अब देखो हमको क्या करना, लिखना है यहाँ पे जो दिया हुआ है, दिया है कि क्या दिया हुआ है कि टीपी तथा टीक्यू स्पर्श रेखा है, ये दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि कौन और तो कुछ तो नहीं, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कौन पी टी क्यू बराबर कौन 2 है ना ओ पी क्यू, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए तो अब उत्पत्ति आप लिखते हैं, उत्पत्ति या उत्पत्तियाँ, ठीक, या प्रमाण भी लिख सकते हैं। देखो बोलता क्या, पी टी क्यू पी टी क्यू पी टी क्यू, हम ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इससे दुगना है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये है इससे दुगना है, दो इसमें लगा हुआ, मतलब ई नहीं दुगना है, ई दुगना है, तो ई ज़्यादा बड़ा इसलिए तो यहाँ पे 2 लगा दें कि बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये दुगना है, पी टी क्यू क्या है, इससे दुगना है, तो हम इसका वैल्यू कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो माना कि कौन पी टी क्यू बराबर क्या मानते हैं, x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब हम x मान लिए हैं, तो एक बात मुझे मेरी बताइए, एक बात बताइए आप लोग कि ये कौन मैंने क्या माना, x माना, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज बन गया, पी टी ओ क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो एक पी टी ओ एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टी क्यू पी त्रिभुज पी टी क्यू में क्या करेंगे, कोण पी टी क्यू प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारा पी टी क्यू। और फिर देखो टी क्यू ओ, 3 को लिखो, टी पी ओ नहीं क्यू, टी पी क्यू प्लस, अब इसका लिखना है पी क्यू टी या टी क्यू पी, जो भी लिखो टी क्यू पी। ये तीनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है, आपको पता है। चलिए तो अब देखो हम एक का वैल्यू किसको माने थे, पी टी क्यू को माने थे x, पी टी क्यू कहाँ दिया, पी टी क्यू, देखो इसका माने क्या, हम x माने थे, इसका x बैठाते हैं, कौन टी पी क्यू प्लस कौन टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों का कौन का वैल्यू कितना निकल जाएगा, कौन टी पी क्यू प्लस कौन टी क्यू पी बराबर 180 माइनस x, ये निकल गया हमारा एक, इन दोनों का मिलाकर निकला, ठीक है। अब यहाँ पे हम चूंकि 180 डिग्री हो गया, तो अब आपको जानते हैं कि वृत्त के बाहर बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। वृत्त के बाहरी बिंदु जो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, ये लंबाई आपस में क्या है, समान है, बराबर है। तो जब जिस त्रिभुज की दोनों लंबाइयाँ समान होती है, उसके संगत कोण भी क्या होते हैं जी, समान बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस त्रिभुज की 2 संगत भुजा बराबर होते हैं, उस त्रिभुज के 2 संगत, उस संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये नियम है। तो पता क्या चलता है, जब ये दोनों भुजा बना बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये इस कोण का वैल्यू तो हम पुट कर लेते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे चूँकि है ना, हम डायरेक्ट लेते हैं पी टी बराबर, देखो स्पर्श रेखा लेते हैं, चूँकि पी टी बराबर टी क्यू है ना, चूँकि स्पर्श रेखा समान होती है, ठीक है। यहाँ पे कर रहे ये स्पर्श रेखा के बारे में की जा रही, समान होती है। तो जब ये दोनों बराबर कर दिए हैं, तो बराबर जब कर दिए तो क्या हो गया, इसलिए कोण भी बराबर हो जाएगा, टी पी क्यू है ना, टी पी क्यू, ये कोण बराबर हो गया, किसके बराबर हो जाए, टी पी क्यू, इसके टी पी ओ, टी पी हो गया ना, एक टी पी क्यू हो गया, और टी क्यू पी, ये टी क्यू पी, ये कोण और ये कोण क्या हो गया बराबर, टी पी क्यू लिख लिया, और टी क्यू पी है ना, टी क्यू पी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर हो गया, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए कोण टी क्यू पी प्लस कोण टी क्यू पी, ये वाला लिखते हैं, ठीक है, बराबर 180 माइनस x। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना डियर, तो दोनों बराबर हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, जब दोनों बराबर हो गया तो टी पी क्यू की जगह पे क्या कर सकते हैं,
टी पी क्यू की जगह पे टी क्यू पी लिख सकते हैं, है ना। टी पी क्यू की जगह पे टी क्यू पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि बराबर है। तो टी पी क्यू की जगह पे ये वाला वैल्यू लिख देंगे। तो ये तो टी क्यू पी तो ऐसे रहने देते हैं, टी क्यू पी। और यहाँ पे भी क्या लिख दें, टी क्यू पी तो दोनों लिखा हुआ है। एक मिनट यहाँ क्या है, टी पी क्यू, एक मिनट, टी पी क्यू, ये वाला मैं लिखा हूँ, ठीक है। टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी। तो टी पी क्यू को भी क्या लिखेंगे, टी पी क्यू ये इसके बराबर है, तो टी क्यू पी हो जाएगा। ये तो टी क्यू पी पहले से दिया हुआ है 180 माइनस एक्स। अब कितना हो गया, 2 पीस हो गया ना, तो 2 हो जाएगा। 2 दो जोड़ देंगे, एक टी पी क्यू यहाँ, एक टी पी क्यू यहाँ, तो टी क्यू पी बराबर 180 माइनस एक्स। तो टी क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स बटे में 2, यानी कि कितना हो जाएगा, आधा करो तो 180 बटे 2 माइनस एक्स बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2। ये आ गया हमारा टी क्यू पी आ गया। चलिए इतना तो वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ओ पी क्यू देखते हैं, हमको क्या निकालना है, ई निकालना है ना, ओ पी क्यू है ना, ओ पी क्यू ये वाला वैल्यू बोल रहा है, ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू ये वैल्यू जो बोल रहा है इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यू का हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी टी देखिए कहाँ है, ओ। अब हमको ये पूरा निकालना है, ये पूरा कोण हमको निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए जो पूरा कोण निकालेंगे तो क्या पूरा कोण में ऐसा काम करते हैं, ये दोनों ये कोण क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, नहीं तो आपको घटाना पड़ेगा। ओ पी टी ये कोण, एक मिनट, ओ पी क्यू सिर्फ ये कोण निकालना है, ओ पी क्यू देख रहे हैं ना, ये वाला कोण, सिर्फ ये वाला कोण ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू कैसे निकालेंगे, ये पूरा ओ पी टी में टी पी क्यू, मतलब पूरा में से ये वाला कोण घटाते हैं, ये वाला कोण जो कि अभी निकाले थे टी क्यू पी, है ना, टी पी क्यू, या तो टी पी क्यू बोलो या पी टी क्यू, बात तो बराबर, इससे निकालो तो इससे निकालो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अब कोण ओ पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण ओ पी टी माइनस कोण टी पी क्यू, ठीक है। टी पी क्यू लिख लें, चलिए बराबर है क्या। देखो जब टी क्यू पी बोले या टी पी क्यू बात बराबर है, चूंकि पता है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखे या टी पी क्यू को यहाँ पे रखे, दोनों बराबर बात है। तो हमको एक्चुअली सिद्ध करना है ओ पी क्यू लाना, ओ पी क्यू, तो इधर वाली बात नहीं, हम इधर वाली बात करेंगे। तो ये जो इसको हमको निकालना, इधर वाला निकालना है, इधर वाला, देख रहे मेरे पेन का है इधर वाला। तो ये बड़ा में से बड़ा, ये पूरा कोण में से इधर कोण घटा दें तो इधर वाला कोण निकल जाएगा। तो हम वही काम करते हैं, तो इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे क्या क्या है आपको, ये तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, मतलब स्पर्श रेखा दिया त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। तो 90 डिग्री हो गया लंब, तो 90 डिग्री हो गया लंब यहाँ पे। और ये टी पी क्यू क्या है दिया, अभी निकाले थे। अब बोले सर अभी टी क्यू पी निकाले, टी पी क्यू के ऊपर है, तो सिंपल सी बात है, अभी यहाँ पे बोले टी पी क्यू और टी क्यू पी आपस में क्या बराबर है, तो हम इसके उसको भी लिख सकते हैं, है ना। ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 90 माइनस एक्स बाई 2, ये क्या हो गया, इसको माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90 माइनस प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कट गया ना, कितना हो गया, एक्स बाई 2 हो गया। तो अब क्या वैल्यू आ रहा है, ओ पी क्यू क्या आ रहा है, एक्स बाई क्यू आ रहा। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे ओ पी क्यू बराबर कितना आ गया, एक्स किसको माने थे, देखिए एक्स किसको माने थे, पी टी क्यू को माने थे। पी टी क्यू को क्या माने थे, एक्स माने थे, यानी कि एक्स जगह पे हम पी टी क्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि एक्स जगह पे पी टी क्यू कितना बड़ा, इतना आया। चलिए कौन ओ पी क्यू बराबर क्या है, कौन पी टी क्यू बटे में 2 हो गया। अब 2 को इधर कर लेंगे क्या हो जाएगा, 2 को इधर कर 2 हो जाएगा, 2 ओ पी क्यू बराबर पी टी क्यू हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमको ये लाने बोल रहा ना, इसलिए कौन पी टी क्यू बराबर 2 कौन ओ पी क्यू, ठीक है। ये हमको बोल रहा था क्या करने के लिए, प्रूफ करने। तो सवाल कुछ ऐसा है, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ओके समझ में आया। तो ये सवाल को आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पहले तो इसको वैल्यू पुट कर लेना, और ये निकालने में आपको क्या करना है, बड़ा वाला कोण में से ये कोण घटा देंगे। तो यह पे निकाले वही काम किया मैंने। चलो ये तो सवाल आपको हो गया क्लियर। अब देखें यहाँ पे 3 नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब ये सवाल मैं बोलूँ कितना बार पूछा गया है। ये सवाल आपको एग्जाम में
2011 में, 2012 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, मतलब बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो मैं आपसे तो यही बोलूँगा भाई कि इसको एकदम अच्छे तरीके से कंटेस्ट कर लो, समझ लो एकदम एग्जाम में टपक जाएगा तो टपक जाएगा, ठीक है, टपकेगा पक्का, किसी सीटिंग में टपक जाएगा। चलिए, तो हमको पहले क्या करना है, ये तो एक सवाल बोला जा रहा है, हो गया, इसका वैल्यू ए बी सी। अब ये दिया हुआ समकोण त्रिभुज दिया हुआ कर्ण का वर्ग, यानी कि ए सी का वर्ग जो होता है ए बी का वर्ग और बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है हमको। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए, सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे तो मान लेते हैं, है ना, मानना पड़ेगा, माना कि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण बराबर ए सी, लंब बराबर ए बी। ओके, तो लंब हो गया हमारा, और आधार देखो कौन है, बी सी। तो सिद्ध क्या करना हमको, है ना, ये देख लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग, कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग यानी कि लंब को ए बी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। यही बोल रहा कि आपको सिद्ध करेंगे, ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम कुछ रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस बी से लंब खींचना है ए सी पर, बी से डी पर, बी से बी डी लंब खींचेंगे ए सी पर, लिखेंगे बी से बी डी लंब ए सी पर खींचा, ठीक है। अब हमको इसमें समरूपता सिद्ध करेंगे, समरूपता सिद्ध करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे समरूपता सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति या परमाणु, कुछ भी लिख दो, परमाणु भी लिख सकते हैं, उपपत्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे, अच्छा ये तो लंब खींच दिए, तो जब लंब खींचे तो अब देखते हैं परमाणु में देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एक तो हमारा बड़ा त्रिभुज बन गया ए बी सी, एक उसके बाद देखिए ए डी बी एक त्रिभुज बना और बी डी सी एक त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज छोटा वाला और बड़ा वाला, ये छोटा और ये छोटा, एक बड़ा वाला त्रिभुज है। तो हम पहले एक बड़ा त्रिभुज और मतलब बड़ा समकोण त्रिभुज ए बी सी और छोटा समकोण त्रिभुज ए डी बी लेते हैं, ठीक है। देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में क्या करते हैं, अब इसको बनाते हैं। तो देखो क्या हमको समरूपता सिद्ध करना है इसमें। तो देखो यहाँ एक तो सबसे पहली बात ये देखें कि जब ए बी सी पढ़ते तो कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि बड़ा त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री है। और यहाँ जब ए डी बी पढ़ते तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। मतलब यहाँ पे लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, है ना, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ओके, तो एक कोण हमारा बराबर हुआ। फिर देखो जब बी ए सी पढ़ते हैं, बराबर त्रिभुज में बी ए सी पढ़ते तो ए आ रहा कौन, बी ए सी में ए आ रहा, बी ए सी में ए आ रहा, और डी ए बी छोटा त्रिभुज है ना, डी ए बी, ए डी बी माने थे ना, ए डी बी, तो डी ए बी, तो डी ए बी में भी ए आ रहा और बी ए सी में भी ए आ रहा, मतलब कोण ए क्या हो रहा, मतलब उभयनिष्ठ हो रहा। तो हम लिखते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण समरूपता से क्या जगह कौन कौन समरूपता से किए हैं, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, है ना, ये तो माने थे ना, ये ए बी सी ए डी बी आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया है, जब समरूप हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक बात याद रखें, हमको बी डी की जरूरत नहीं है। देखो हमको क्या लाना, हमको ए सी लाना है, ए बी लाना है, बी सी लाना है, तो हमको हमेशा यही बात करना है, ठीक है, हमको यही बात करना है, ठीक है, ए बी बी सी ए डी। तो अब क्या करते हैं, इसको बी डी के कहीं जिक्र नहीं करना है, क्योंकि हमको बी डी से मतलब है, हमको ए बी से मतलब है, ए डी से मतलब है, ठीक है, यानी कि बी डी छोड़ के सबसे मतलब है। तो अब देखो ये बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन है, ए बी सी का कर्ण कौन है, ए डी है, ए बी सी के कर्ण कौन है, ए सी है, और छोटा त्रिभुज ए डी बी का कर्ण कौन है, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, तो इसके सामने वाला भुजा ये है, तो ये ए बी, मतलब ए सी बट्टा ए बी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बड़ा त्रिभुज क्या है, अच्छा बड़ा त्रिभुज ले लो, छोटा तो जिससे बना लो, कोई दिक्कत, तो पहले बड़ा लेते तो बड़ा लेते ए सी बटा ए बी, तो लिखते हैं इसलिए ए सी बटा ए बी। कैसे हुआ, ये बड़ा त्रिभुज का कर्ण है, ये छोटा त्रिभुज का कर्ण है, ठीक है। अब बड़ा त्रिभुज का लंब कौन है, देखो तो बड़ा त्रिभुज का लंब देखे तो कौन है, ए बी आ रहा, ए बी सी ए बी, और छोटा त्रिभुज का लंब कौन है, ए डी,
ये क्या है, लंब। हमको देखो इसमें हालांकि ये भी आधार भी हो सकता है, ये लंब हो सकता है, लेकिन हमको एडी से बीडी से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, हमको ये इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप बोलेंगे सर आप लंब तो ये भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन हमारा यहाँ पे तो आंसर लाना है यार। तो हम इसको तो लंब बना सकते हैं, जब आप इसको आधार बना सकते हैं हम इसको लंब नहीं बना सकते हैं, जब इसको आप लंब बना सकते हैं हम इसको आधार बना सकते हैं, जिसको मर्जी उससे बना सकते हैं। हमको देखना है, सवाल में फोकस करना, ये लाना हमको। तो बीडी से कोई मतलब नहीं, हमको एडी से। तो जब ये आपका कर्ण हो गया तो ये लंब, ये आधार, कोई भी लंब बोले, आधार बोलो, तो हमको ये लंब लेना एडी, क्योंकि बड़ा त्रिभुज के लिए लंब क्या हो गया, ए बी लंब हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, एडी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी बटा ए डी। समीकरण क्या करें, चलो इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे इसको गुना कर, देखो ए बी को ए बी से गुना करें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी गुना ए डी, है ना जी। गुना कर दिया, ए बी गुना ए बी स्क्वायर, ए सी गुना ए डी कर दिया। अब इसी तरीके से अगर त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में जाता है तो क्या बनेगा, देखिए हम पूरा लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, देख रहे हैं ना, ए बी सी तथा बी डी सी में। तो अब बोलिए फिर इसमें फिर आता है कि बड़ा त्रिभुज जैसे समरूपता से सिद्ध हो जाएगा, है ना, चूंकि इसी तरह करना है तो हमको सिद्ध नहीं कर, बस इसको लिख देना है, हमको ये लिखना है, ये वाला लिखना है। तो देखो बड़ा त्रिभुज में कर्ण कौन है, सिंपल सी बात, ए सी कर्ण है, और इस त्रिभुज में बी डी सी में कौन कर्ण है, तो इसके सामने यह भी तो 90 डिग्री बनता है, इसके सामने कौन हो गया, ये बी सी क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये कर्ण बटा ये कर्ण, यानी कि ए सी बटा बी सी लिखेंगे, ए सी बटा बी सी, ठीक है। फिर देखो इस बड़ा त्रिभुज में लंब कौन है, अब हमको यहाँ देखो लंब कौन बड़ा त्रिभुज में, तो अब जब बड़ा त्रिभुज जब लंब देखोगे तो क्या आएगा आपका, तो आप देखो बड़ा त्रिभुज में अब लंब इसको मत जोड़ना, अब इधर वाला लंब जोड़ना, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा, बी सी, इसके लिए लंब ई जोड़ेंगे, और इसके लिए लंब को देखो हमेशा जो है ना संगत भुजा जोड़ा होता है, देखो ये लंब इधर जोड़ा तो इसके साथ ये लंब जोड़ा, बड़ा त्रिभुज ये लंब था ना, इसके साथ छोटा त्रिभुज जुड़ा हुआ है, बड़ा त्रिभुज ये लंब जोड़ेंगे तब तो ये वाला जुड़ेगा, ये लंब जोड़ेंगे तब तो इसका संगत भुजा ये बनेगा, तो हमारा ये बी सी लंब हो जाएगा, तो डी सी क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज के लिए बी सी और छोटा त्रिभुज के लिए डी सी, तो बी सी बटा डी सी। अब क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो ए सी गुना डी सी हो गया, ये हमारा हो गया। दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये समीकरण हमारा फर्स्ट आ गया, ये समीकरण हमारा सेकंड आ गया, दोनों को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट ए प्लस सेकंड से। सवाल आने वाला टपकने वाला, इसलिए देख लो ध्यान से, जोड़ो तो क्या होगा, ए बी जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, इधर जोड़ो क्या हो जाएगा, ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना डी सी, ठीक है। तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, देखो ए सी जोड़ो कितना होगा, ए सी से कॉमन ले लो ना, ए सी कॉमन ले लें, क्या बचा, ए डी प्लस डी सी, ठीक है। बहुत ईजी है सवाल, लीजिए। तो देखो ए सी तो हो गया, अच्छा ए डी डी सी क्या हो, देखो तो ए डी डी सी, ये ना था मेरा ए डी डी सी, ए डी डी सी को मिला के क्या लिख सकते हैं, हम ए भी लिख सकते हैं, ए सी यहाँ से क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, तो हम लिख देंगे क्या, ए सी। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, एकदम टपक जाएगा एग्जाम में, इसलिए ध्यान से इसको बनाओ। चलो तो लास्ट सवाल इसको बना लेते हैं, देख ले तो इस सवाल ये लास्ट खत्म करते फटाफट। नदी के किनारे पर खड़े एक आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब एक नदी ऐसे खड़ा कीजिए यहाँ पे, ठीक है, हो गया। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, नदी यहाँ पे मान ली कि नदी के किनारे है, ये मान ली कि ये है आपका पेड़ है, यहाँ पे खड़ा हुआ पेड़ है ना जी, खड़े पेड़ है, ये मतलब ये नदी, ये क्या है, नदी है, और यहाँ पे आदमी खड़ा है, तो उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री, 60 डिग्री बनता है। बोलता है कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, तो किनारा तो यहाँ पे दूर इधर भागेगा, चूंकि ये तो नदी है, पूरा पानी भरा, पानी तो नहीं जाएगा तो दूर, तो 40 मीटर दूर गया, तो फिर उसका बोलता है कौन जो है 30 डिग्री बन जाता है, कौन 30 डिग्री बन जाता है। कब कितना जाता है, 40 मीटर दूर जाता है, मतलब ए बी सी डी, 40 मीटर क्या हुआ, दूर गया, तो बोलता क्या कि नदी की चौड़ाई ये निकालना, हमको ये निकालना है। तो देखो ये हमारा एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ये हमारा एच हो गया, एक्स हो गया। चलो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि बी डी नदी की चौड़ाई है, ठीक है, और तथा ए बी पेड़ की ऊंचाई, हो गया, ये मान लिया मैंने। चलो अब तो लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज, पहले 60 डिग्री से निकालते हैं, ठीक है, 60 डिग्री से ए बी डी में क्या देखते हैं, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कौन है ए बी, आधार कौन है डी सी, यानी कि ए बी बटे डी बी, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है,
ए बी का वैल्यू एच माना, डी बी का वैल्यू क्या माना, एक्स माना। अब आप कन्फ्यूजन मत पड़िए कि सर हमको क्या एक्स निकालें कि एच निकालें। देखो आप हम सवाल क्या बोल रहा है, चौड़ाई निकालने के लिए। तो अगर आप एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर जब 30 में बनाओगे तो एच का तो वैल्यू आ ही जाएगा। जब 30 निकालोगे तो लंबाई एच, लंब में तो एच आ जाएगा। तो हम क्यों ना इससे एच का वैल्यू निकाल ले जो एक्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा, √3x। लेकिन हमको क्या निकालना, हमको निकालना क्या, चलो एक्स निकालिए, चलो ये निकालते हैं। तो हमारे तो ये हमारा आ गया। चलो तथा अब क्या करते हैं, तथा त्रिभुज ABC में, ABC में बहुत आसान, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान से होता है जी। ओके, तो क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 डिग्री है ना डियर, लंब बटा आधार। तो लंब कौन हमारा AB है, आधार क्या है हमारा BC। देखो जी आधार AB, लंब हमारा AB, आधार क्या होगा BC हो गया आधार। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। AB का वैल्यू कितना है, h है। चलो BC का, हम BC को क्या लिख सकते हैं, 40 + x, चूँकि BC यहाँ से ज़्यादा दूरी 40 + x, तो 40 + x लिख दिया। अब क्रॉस गुना कर दो, √3h हो जाएगा बराबर 40 + x। अब h का वैल्यू कितना अभी आया, देखो √3x आया। अरे वाह वाह गजब का, √3 यहाँ पे, और h का वैल्यू √3x आ गया। तो हमारा तो आंसर बहुत जल्दी बन जाने का जी, 3x हो जाएगा बराबर कितना होगा, 40 + x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इजी है ना, ये x को इधर भेजो, 3x - x बराबर 40, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 40। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40/2, कितना आ जाएगा 20 दूना 40, इसलिए x बराबर 20। अतः लिखेंगे, अतः नदी की चौड़ाई, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, नदी की चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। हो गया आंसर, समझ में आया। चूंकि सवाल बहुत बार बनाया हुआ डियर, टेंशन मतलब एकदम हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल 5 नंबर में आएगा। ओके समझ में आया। तो इस तरह से मैं आपको 4 सवाल बना दिया हूँ, आधा घंटा का टाइम हो गया। मेरे ख्याल से आपको चारों सवाल आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्रैक्टिस करो। जिसको अच्छा से बनाने के आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये नंबर इंक्रीज करने का मौका आपको है ना, डल स्टूडेंट से आप आगे निकल सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो चलो वीडियो को फिलहाल यहाँ पे करते हैं लास्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजा आए तो जल्दी से लाइक करो, फटाफट शेयर करो। ओके, दैट्स ऑल, बाय।